स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिस्त कहानी का 7वां पार्ट। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि वो सातों जंगल को पार करते, पहाड़ पर चढ़ते, एक रहस्यमय वीरान गांव में पहुंच जाते हैं। इस पार्ट में हम सुनेंगे कि वह कैसे उस गांव को पार करते हुए महल में प्रवेश करते हैं और महल में किस किस से सामना होता है उन लोगों का। इस पार्ट के बाद इस कहानी का लास्ट पार्ट आएगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कि कहानी कितनी रोमांचित होने वाली है। और जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले 6 पार्ट नहीं सुने तो सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहानी में क्या चल रहा है। आप अपने ईयरफोन हेडफोन पहन लीजिए, चलते हैं हमारी इस कहानी की ओर। अब चलो, या अंदर ही रुकने वाले हैं। नलिनी की बातों से उसे होश आया। शुभम और स्वराली उस गुफा से बाहर आए। वे सब सामने देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे कल्पनाएं सच होती हैं। वे देख रहे थे एक बड़ा हिस्सा, एक वीरान गांव। नलिनी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह सब सच था। जर्जर इमारतें, ढह गई दीवारें, छोटे बड़े मकानों के विलुप्त होते अवशेष, पर बड़ी बड़ी हवेलियां फिर भी कुछ हद तक खड़ी थीं। अब मिट्टी के ढेरों पर घास और पेड़ उगे थे। उस बंजर क्षेत्र में घूमते समय उनकी आंखें उत्सुकतापूर्वक उस क्षेत्र का अवलोकन कर रही थीं। हां, बचपन से कभी नहीं सोचा था कि दूर पहाड़ों में ऐसा कुछ सालों से छिपा हो सकता है। वहां उस खिड़की में कोई है। अचानक दिलीप ने वहां एक इमारत की खिड़की की ओर इशारा किया। वह मानव आकार की काली छाया, जो इतने समय से उन पर टिकी हुई थी, एक पल में गायब हो गई। वहां कुछ भी नहीं है दिलीप, वह पुरानी खिड़की खाली थी। मुझे सच में लगा कि कोई वहां। दिलीप ने उस पुरानी खुली खिड़की की ओर देखते हुए कहा। बोलते बोलते उसकी नजर किनारे के सूखे पेड़ पर गई। वहां देखो, पेड़ के पीछे। उसने बिजली की गति से सभी को चिन्हित किया। अचानक वह साया पेड़ के पीछे दाखिल हुआ। दिलीप जिस आत्मविश्वास से बोल रहा था, उससे अभय को संदेह हुआ। आप यहीं रुकना, हम देखते हैं। अभय ने कुणाल को साथ आने का इशारा किया। वे दबे कदमों से उस ओर चल दिए। दिलीप द्वारा दिखाए गए पेड़ के पास पहुंचे। अभय आगे और कुणाल पीछे था। अभय ने अपनी छड़ी हवा में उठाई और अगर कुछ भी उसके रास्ते में आया तो हमला करने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे पेड़ का पिछला भाग दिखाई देने लगा और यहां कुछ भी नहीं है। उसने कुणाल की ओर देखा और बाकियों की ओर देखते हुए नकारात्मक भाव से सिर हिलाया। जैसे ही अभय कुणाल की ओर देख रहा था, अचानक अभय के पीछे एक काली छाया दिखाई देने। उसने धीरे धीरे एक मानव शरीर का आकार ले लिया। उस छाया के हाथ में कुल्हाड़ी जैसी कोई बड़ी चीज थी। वह हमला करने ही वाली थी। अभय! कुणाल ने उतनी ही तेजी से अभय का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और अपनी लाठी छाया की ओर घुमा दी। जैसे किसी शांत पानी में हाथ धीमे से गुजर जाता है और पानी के बीच से हाथ आर पार हो जाता है, उसी प्रकार लाठी छाया के बीच से गुजरी। वह मानव रूप क्षण भर में ही छिन्न भिन्न होकर लुप्त हो गया। अभय को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह सतर्क हो गया। कुणाल! इस बार वह कुणाल के पीछे तैयार हो गई। अभय ने लाठी घुमा दी। वह लाठी फिर से छाया को पार करते ही वह गायब हो गई। अब वह छाया हवा में बनी। छाया धीरे धीरे हवा में दोनों हाथों को ऊपर जमीन की ओर उठाते हुए ऊपर उठी। एक क्षण तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक काली परछाई जमीन काटती हुई ऊपर आ गई और उसने इंसान का आकार ले लिया। तभी तुरंत एक और परछाई सामने आई। उनकी नजर सामने गई और जिंदा इंसानों को देखकर उनके पेट की भूख जाग गई। वो उनकी ओर बढ़ी। भागो! स्वराली की आवाज से दोनों होश में आए। अब वे सब सामने की ओर दौड़ रहे थे। परछाइयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे दौड़ रहे थे, पीछे से परछाइयां ऊपर आती और उनके पीछे दौड़ती। ढाड़! जमीन से ऊपर आते हुए एक हाथ ने कुणाल के पैर को पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुणाल! सामने खड़े अभय ने उसकी ओर देखा। वह साया कुणाल के पैरों पर चढ़ गया था। उसने उसी अवस्था में हाथ में रखी लाठी मारी और परछाई विलुप्त हो गई। जैसे ही वह उठने लगा,
अन्य दो छायाओं ने उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं और कुछ देर पहले की विलुप्त छाया अपने मूल आकार में लौट आई। कुणाल उठ नहीं पा रहा था। तेज पंजों से परछाई ने कुणाल के कंधे पर वार किया। उसकी शर्ट फटकर उसके शरीर पर घाव हुआ, जिससे तुरंत खून बहने लगा। अगला वार गर्दन पर होने ही वाला था। धाड़, धाड़, धाड़। अभय ने तीनों छायाओं पर वार किया। क्षण भर के लिए वे विलुप्त हुई। अभय ने कुणाल को हाथ देकर उठाया। बाकी परछाइयां करीब आ रही थीं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सब दौड़ते दौड़ते थक गए। जैसे ही परछाइयों का झुंड उनके पास आया, सभी की गति धीमी हो गई। एक साये ने अपना तेज हाथ नलिनी पर तलवार की तरह घुमाया। नलिनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन मानो किसी चमत्कार से वह परछाई बिखर गई। तभी दूसरी छाया भी बिखर गई। उसने अपना हाथ को देखा। वह सफेद रक्षामणि, यह वही था जिसने उन छायाओं की ऊर्जा को खींच लिया। लेकिन अब वह पूरी तरह से सफेद नहीं था, बल्कि उस पर हल्का सा काला रंग आ गया था। एक साथ आ जाओ, तुम दोनों बीच में रहो। नलिनी ने अभय और कुणाल को हाथ से इशारा किया। अब वे दोनों अंदर थे। उन सभी परछाइयों ने उन्हें घेर लिया और उन पर जोर से प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे शरीर को छू पाते, कोई शक्ति उन्हें बाधित कर देती। उनकी बढ़ती संख्या को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। रक्षामणि काली पड़ रही थी। वहां दरवाजा दिख रहा है। नलिनी ने सामने एक गुफा की ओर इशारा किया। उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हां, चलो वहीं। वे उसी अवस्था में धीरे धीरे परछाइयों को हटाते हुए गुफा की ओर बढ़े। ये एक विशाल पहाड़ में निर्मित गुफा थी। बच्चे जालों को एक तरफ कर अंदर पहले दाखिल हुए। फिर नलिनी, कुणाल और अभय सबसे पीछे आए। न जाने क्यों, लेकिन परछाइयां अचानक दरवाजे के पास रुककर मंडराने लगीं, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। वे वहां क्यों रुके? शुभम ने आश्चर्य से पूछा। कौन जानता है, स्वराली ने बाहर देखते हुए कहा। यहां बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुणाल ने टॉर्च जलाई। टॉर्च रोशनी में वे पुराने खंडहर को देखने लगे। दीवार पर बहुत सी कलाकृतियां और बारीक नक्काशी थी। उसने ऊपर पर टॉर्च चमकाई और ऊपर पर चौकोनी खांचे पर उसका ध्यान केंद्रित किया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पीछे से शुभम की आवाज आई। गुफा का माहौल तो शांत हो गया। उनके शब्द वहां गूंजने लगे, लेकिन उस जगह से ऊपर तक पर्याप्त रोशनी आ रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि ऊपरी पायदान के नीचे एक पतली लोहे की पट्टी लगी हुई थी और उस शीट को एक तार से जोड़कर उस तार को साइड वाली दीवार से जोड़ा था। कुणाल एक तार के पास गया और पास के खटके को जोर लगाकर नीचे खींच लिया। कर खुरचने की आवाज आई और धीरे धीरे वह हिस्सा आगे बढ़ा और बाहर से रोशनी अंदर पड़ी। वे सभी विशेष प्रकार की खिड़कियां थीं। जैसे ही खिड़की खुली, वर्षों से जमी धूल की परत फर्श पर गिर गई। फिर उसने एक एक करके वहां की चारों खिड़कियां खोल दीं और अंधेरा गायब हो गया। वे सब भीतर ताड़ने लगे। देखने दो, स्वराली ने सामने बैठे हुए कुणाल के कंधे पर लगे घाव को देखते हुए कहा। पूरी शर्ट पर खून लगा हुआ था। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। कुणाल, खून बह रहा है। सबसे पहले उस बैग को उतारो। उसने उसका बैग उतरवाया और चेन खोलकर उसमें से एक सूती कपड़ा बाहर निकाला और घाव पर कपड़ा लपेटकर घाव साफ कर दिया। खून तो बंद हो गया था, लेकिन घाव के चारों ओर काला रंग फैल गया था। अचानक उसे एक विचार आया और उसने अपने हाथ में रखी रक्षामणि को घाव पर रख दिया। आह! कुणाल ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और रक्षामणि का काला रंग बढ़ने लगा और एक क्षण के बाद वह स्थिर हो गया। फिर तन्मय ने दी जड़ी बूटी की याद आई। उसे अपने हाथ पर रगड़ा और घाव पर रस छोड़ते ही कुणाल का दर्द कम हुआ। हमारे पास समय बहुत कम है और अगर हम जल्द ही यहां से नहीं निकले तो। कुणाल उसके बाद के परिणाम के बारे में बात नहीं करना चाहता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूर्य ने अपने रथ की गति बढ़ा दी थी। कुणाल के घाव को ठीक करने के बाद अब सभी की निगाहें उस जगह टिक गईं। सभी लोग उस कमरे को देखने लगे। कुणाल और स्वराली वहीं बैठे थे। नलिनी ने वहीं से आंखें घुमाते हुए कहा, क्या जगह है? शुभम और दिलीप कमरे के बीच में आए और धीमी आवाज में बात करने लगा। तुम क्या सोचते हो शुभम? क्या हम बेवजह ही फंस गए यहां? नहीं,
नहीं तो क्या इस तन्मय की सुनी ना होती तो हम यहां ना होते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ऐसी अजीब चीजें अस्तित्व में हैं। और वो परछाइयां आज बाल बाल बचे। अभय उन दोनों के करीब आ गया, फिर उस जगह को देखा। वह स्थान चारों ओर से मकड़ी के जालों से घिरा हुआ था। यह वहां का मुख्य भाग होना चाहिए, जो कमर तक उठाया हुआ था। इसके बाद चारों कोनों पर 4 स्तंभ बनाए गए थे। हाथ में रखी लकड़ी ने उन जालों को हटा दिया। अंदर एक गोलाकार गड्ढा बनाया गया था। उन स्तंभों के दोनों ओर समान 4 स्तंभों से बनी संरचनाएं थीं, लेकिन वे आकार में छोटे थे और वे भी जालों से घिरे हुए थे। फिर अभय नीचे झुका और अपने हाथों से उस जगह की धूल और मकड़ी के जाले हटाया। एक गोल के समान 4 भाग और प्रत्येक भाग में एक छोटा सा बिंदु। एक क्षण में उस रात की घटना आंखों के सामने आ गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और गांव पहुंचा। कुछ जंजीरों में बंधे कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं रुका। उसने देखा चांद की रोशनी में ऊंचा लहराता हुआ एक झंडा। इस पर एक गोल चिन्ह था जो 4 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग में एक गोल बिंदु था। यहां एक मंदिर था। वह निशान देखता रहा। क्या? नलिनी और स्वराली उसके पास आईं। वे सभी उस मंदिर के शांति के प्रतीक को देख रहे थे, इसीलिए वे परछाइयां अंदर नहीं आ सकी। स्वराली ने कहा, यानी कि अगर मंदिर को यहां से सच में उधर। तन्मय कहां है? अचानक नलिनी को याद आई। वह अभी यहीं था। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तन्मय, नलिनी ने जोर से पुकारा। यहां। अंदर से तन्मय की आवाज आई। सभी लोग आवाज की ओर गए। आवाज सामने के दरवाजे से आई थी, वह दरवाजा जिसे किसी ने अभी तक देखा नहीं था। दरवाजे से होते हुए उन्होंने मंदिर के भीतरी भाग में प्रवेश किया। भीतर में ऊपरी खिड़की आदि खुली थी। तन्मय के हाथ में टॉर्च थी और वह खड़ा होकर सामने वाली दीवार की ओर देख रहा था। दीवार पर कुछ कलाकृतियां थीं, जिनमें नाचती नर्तकियां, ढोल बजाते ढोलक और संगीतकारों को दर्शाया गया था। और एक महिला की कलाकृति जिसने और भी अधिक ध्यान खींचा, उसके झुके हुए हाथों में घड़ा था। घड़े से वास्तव में पानी की एक बहुत छोटी सी धार बह रही थी, जो दोनों हाथ जोड़े प्यासे के हाथों से होकर दीवार से बहकर कहीं कोने से बाहर निकल रही थी। देखने में दृश्य बहुत सुंदर था, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक कलाकार का संतोषजनक काम देखा था। अभय बार बार सामने के दृश्य को देख रहा था। किसी समारोह का वह दृश्य। नाचती हुई नर्तकियां, वादक सामने आसन पर बैठे राजा, ऊपर बनाया सूरज, पंचकोणीय चांदनी। बचपन में वह ऐसे ही चांदनी को चित्रित किया करते थे। पीछे दर्शाए पहाड़, ऊपर पहाड़ों पर एक गोल सूरज झांक रहा है और उसे और अधिक जीवंत बनाने के लिए उसकी परिधि के चारों ओर छोटी छोटी रेखाएं खींची गई थीं, मानो वे उस सूरज की किरणें हों। अचानक उसकी आंखें चमकीं और एक पल के लिए उसने गौर से देखा। सूरज और चांदनी की जोड़ी कुछ जम नहीं रही थी। इतनी सुंदर मूर्तियां बनाने वाला कलाकार ऐसी गलती क्यों करेगा? तभी उसकी नजर उस घड़े वाली औरत पर गई। वह नीचे पानी पी रहे व्यक्ति को नहीं देख रही थी, वह सूरज को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलो, देर हो रही है। हां चलो, रुको। उसने पीछे मुड़ते सभी को रोका। अब वो सूर्य को ठीक से देखने लगा। एक गोल और इसे जोड़ने वाली 8 ओर से 8 घुमावदार रेखाएं हैं, सूरज की किरणों की तरह। वे रेखाएं उंगलियों जितनी मोटी और थोड़ी गोल थीं, लंबाई में भी करीब 4-5 इंच लंबी। वह सूर्य के पास पहुंचा और फिर गोल को पकड़कर पूरी ताकत से घड़ी की दिशा में घुमाया, मानो पत्थर की मूर्ति में ही बदलाव हो। ठीक वैसे ही सूर्य में परिवर्तित 8 वक्र रेखाएं एक ध्वनि के साथ परिधि के चारों ओर लिपट गईं। जल्द ही पूरा सूर्य चंद्रमा में बदल गया और फिर किसी घर्षण से कुछ खुलने की तेज आवाज हुई। पल में सामने हुए ऊंची पत्थर की दीवार का हिस्सा अंदर गया। यह दृश्य देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अब उनके सामने 15वीं सदी में बना एक गुप्त कमरा था। कमरे से बहुत तेज रोशनी निकली और दीवार का दरवाजा पूरा खुल गया और रोशनी की तीव्रता के कारण कदम अपने आप पीछे हट गए। अब वे किसी भी क्षण भागने को तैयार थे, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। शांति, स्तब्धता। अभय हिम्मत करके हल्के हल्के कदम आगे बढ़ाने लगा। वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। वह उज्ज्वल गुप्त कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा
रोशनी से भर गया था। बाहर की रोशनी को वहां आने के लिए अंदर कोई खिड़की नहीं थी। वह सारी रोशनी कमरे की दीवार के पास एक पारदर्शी कांच के बक्से से आ रही थी। कमरे के चारों ओर बड़े बड़े लोहे के संदूक थे जो वर्षों से धूल खा रहे थे। अभय अनजाने में उस रोशनी की ओर चलने लगा, मानो वह उसे बुला रही हो। वह बक्सा खोलने ही वाला था। अभय, कुणाल की आवाज से अभय को एहसास हुआ कि वह बक्से तक पहुंच गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुणाल और बाकी सभी लोग उसके सामने खड़े थे। अभय, क्या कर रहे हो? हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। नलिनी सही थी। मुझे नहीं पता कि मैं बक्से तक कैसे पहुंचा। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही वापस जाना चाहिए। शुभम घर जाने के बारे में सोच रहा था। माना कि यहां हमारे साथ जो हो रहा है वह हमारी कल्पना से परे है और तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन तुम सिर्फ एक तरफ से सोच रहे हो। आज हम यहां हैं, कल वो वहां होगी, तब तुम क्या करोगे शुभम? अगर वह सर्वशक्तिमान हुई तो सोचो वह कितनी जिंदगियां खत्म कर देगी। नलिनी के उत्तर के बाद शुभम ने आगे कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। स्वराली ने उसका हाथ पकड़ा और अपना सिर हिलाया। क्या होगा इसमें, देखे? दिलीप ने डिब्बे की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है देखना चाहिए, तन्मय ने कहा। और तुम ऐसा क्यों सोचते हैं? नलिनी ने पूछा। इसके बारे में सोचो। वे परछाइयां इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकी क्योंकि यह एक मंदिर था। यदि इस बक्से में कोई हानिकारक वस्तु होती तो क्या वह यहां रह पाती? अभय ने सबकी ओर देखा और सबने सिर हिलाया। फिर उसने धीरे से बक्से का किनारा उठाया। ऊपरी हिस्सा खुल गया। अंदर की रोशनी तेज हो गई और खुली जगह से धुएं का एक बड़ा गुबार उठने लगा। अभय पीछे हट गया और कुणाल के पास पहुंचा, लेकिन न तो उसने और न ही कमरे में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति की नजर बक्से से हटाई। धुएं में एक फीका उदास चेहरा दिखाई दिया जिसके सिर पर लंबे सफेद बाल और उतनी ही लंबी दाढ़ी थी। हालांकि उस आदमी के हर तरफ रोशनी थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। वे जो देख रहे थे वह अविश्वसनीय था, लेकिन अब वे सभी किसी भी चीज पर विश्वास करते थे। कौन? अभय ने पूछा। मैं। वह चेहरा रुक गया। उसने उदास स्वर में कहा, एक मूर्ख राजा जिसने इस राज्य को इतनी बुरी स्थिति में धकेल दिया। प्रताप सेन। वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तुम तो मर चुके थे। मौत। वह मुस्कुराया। मुक्ति के बिना मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है और केवल एक बंदिस्त ही मुक्त होने की प्रतीक्षा की पीड़ा को जानता है। बंदिस्त? उस दिन केवल उस बुढ़िया को ही कैद नहीं किया गया। अनजाने में उसके साथ मैं भी कर्ज में डूब गया और कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। उस शाम मैं मुनिवर्य के पास गया। मुनिवर्य, उसे हमेशा के लिए नष्ट करने का कोई उपाय नहीं क्या? महाराज प्रताप सेन आश्रम में खड़े थे। सामने अपने आसन पर मुनिवर्य आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजन, वह दैत्यों की पूजा कर रही थी। उसने उसे उसकी पूजा का फल दे दिया है। राक्षस अब तक उसके बलिदान से प्रसन्न हुआ है और इस प्रकार उसकी आत्मा अगले 25 दशकों के लिए अमर हो गई है और कोई भी मानव शरीर में 10 दशकों से अधिक जीवित नहीं रहता। और मुझे संदेह है कि भविष्य में कोई उस महल में भटकते हुए आएगा और उसे मुक्त कर देगा ताकि वह अपनी बलि देने का सिलसिला फिर से शुरू कर सके। वह अमर और शक्तिशाली बनने के लिए एक बार फिर मौत का कहर बरसाने लगेगी और उस समय उसे हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी होगा। तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए तुम्हें मृत्यु के बाद वहीं रहना होगा। जब उचित समय आएगा तो नियति उचित तरीके से उसे मारने वाले को तुम्हारे पास ले आएगी। महाराज प्रताप सेन स्थिर खड़े रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था और वे इसकी कीमत चुकाने को तैयार थे। और आज का संवाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और उन्होंने मुझे एक छोटा सी पोटली दी। मैंने अंदर देखा। कुछ प्रकार के बीजों और पत्थरों से भरा हुआ थी। इस मंत्रित बीज को चारों ओर फैलाओ। समय आने पर जंगल ही महल की रक्षा करेगा। जब तक वह खत्म न हो जाए तब तक। मेरे वहां से निकलते वक्त मुनिवर्य ने कहा। जैसा उन्होंने ने कहा वैसा ही हुआ। मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। उस दिन वह यहां अकेले आए और मुझे यहां इस बक्से में सुरक्षित रख दिया। आप ही उसे मार क्यों नहीं देते? दिलीप ने पूछा। क्योंकि उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं।
केवल एक ही जगह है जो आज तक सुरक्षित है। मैं बाहर उसके लिए चींटी की तरह हूं। कैसे होगा उसका अंत? अभय ने सीधा सवाल पूछा। उस दिन हमारे पास केवल एक ही चीज थी जो उससे जुड़ी थी, लेकिन वह भी उस समय किसी काम की नहीं थी। वह सूरी। स्वराली को याद आया। कहां है वह सूरी? वह वहीं है, उसी महल में, उसी कैद खाने में। क्या? यज्ञ के बाद गड्ढा भर दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने हाथ में ली सूरी देखते हुए कहा, राजन, भले ही अभी इसका कोई उपयोग न हो, लेकिन समय आने पर यही उसे खत्म कर देगी। यह एकमात्र हथियार है जिससे वह जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। इतना कहकर उन्होंने सूरी राख में फेंक दी। फिर उस हथियार को उसके साथ वहीं दफना दिया गया। तो फिर यह कैसे संभव है कि सूरी अभी भी वहां होगी? क्योंकि कारागृह के बाहर उसकी शक्तियां निष्क्रिय थीं। न तो वह दीवारें हटा सकती थीं, न ही जमीन, इसलिए वह चाकू को कभी नष्ट नहीं कर सकी, भले ही वह यह जानती थी। तो अब वह आजाद है। हां, लेकिन सूरी उसके लिए जहर की तरह काम कर रही है, और जब तक वह अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल नहीं कर लेती, तब तक वह उसे छू नहीं सकती, और वह किसी को भी उस हथियार तक नहीं पहुंचने देगी। उस कारागृह की पहचान कैसे करें? सीढ़ियों से नीचे उतरने और तहखाने के दरवाजे से 40 कदम बाईं ओर और 30 कदम दाहिनी ओर जाने के बाद उसे 8वीं जेल में कैद किया था। अभय, अब निकलना चाहिए। कुणाल ने सभी को संबोधित किया। अभय ने सिर हिलाया। फिर सभी ने राजा प्रताप सेन को विदा किया, और जैसे ही वे पीछे मुड़े, दरवाजे के पास का तन्मय अचानक वहीं रुक गया। लेकिन बाहर, उन्होंने सभी को बाहर की स्थिति की याद दिलाई। उसने सहायता की आशा से प्रताप सेन की ओर देखा। वह सामने का संदूक खोलो। कुणाल संदूक के पास गया और धूल भरे संदूक को खोला। हवा में धूल फैल गई। एक नजर अंदर डालने के बाद उसने दूसरी नजर राजा प्रताप सेन पर डाली। ये हथियार आपको लड़ने में मदद करेंगी। कुणाल ने अंदर से 2 धारी भाला निकाला। वे साधारण हथियार नहीं हैं। प्रत्येक हथियार पर एक मंत्र लिखा था। कुणाल ने भाले के मध्य भाग की ओर देखा तो सचमुच उस पर कुछ संस्कृत अक्षर खुदे हुए थे। उसने वह अभय को दिया और एक भाला अपने लिए उठाया। अंदर 2 और छोटे खंजर थे, जिसमें से एक दिलीप को और दूसरा तन्मय को दिया। फिर वहां से निकलकर वे सभी मुख्य द्वार से सावधानी से बाहर आए। बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर पहले की परछाइयां लुप्त हो गई थीं। सभी वापस सामने भव्य महल की ओर चलने लगे। तभी अचानक पेड़ों के पीछे छिपी परछाइयां फिर से प्रकट होने लगी, लेकिन अब वे तैयार थे। वह परछाइयां तेजी से अभय के शरीर पर झपट पड़ी। अभय ने तेजी से तेज भाले की नोक परछाई के पार कर दी। भाले के संपर्क में आते ही एक बड़े विस्फोट के साथ परछाई गायब हो गई। हथियार काम कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने आने वाली परछाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। सब। जैसे ही दिलीप और तन्मय ने खंजर चलाया, फिर से विस्फोट हुआ और परछाइयां गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद अचानक सारी परछाइयां विलुप्त हो गईं। कहां गई वो? कुणाल शायद डर गए। तन्मय ने शुभम को ताली बजाई। उनके हाथों की रक्षामणि पूरी तरह काली पड़ गई थी और अब लगभग बेकार हो गई थी। महल के एक अंधेरे कमरे में रोशनी चमक रही थी, और उस रोशनी में सामने की दीवार पर एक आकृति चमकी। गुड़िया की तरह अजीब, आंखों के जगह 2 बारीक धब्बे, मुंह के लिए एक घुमावदार रेखा, और उसमें कांटे की तरह खुदे हुए 2 दांत, हाथ और पैर मुड़े हुए जैसे टूटे हुए हों। दैत्य। वह उसका दैत्य था। वह कमरे की दीवार के सामने बैठी मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, फिर बीच बीच में गुनगुनाना, मुस्कुराना। उसने उनका रास्ता साफ कर दिया था। वह तैयारी कर रही थी दैत्य को चढ़ावा चढ़ाने का, 7 लोगों का। आसमान में छाए काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। पूरा माहौल उदासमय था। किसी को पता भी नहीं था कि 4 बज चुके हैं। कदम तेजी से महल की ओर बढ़ रहे थे, और वे लोहे की किलेबंदी वाले मुख्य द्वार पर रुक गए। सामने वह विशाल महल कई दशकों तक धूप, बारिश, हवा और धूल को सहता हुआ कई रहस्यों को समेटे हुए खड़ा रहा। इतनी मजबूत संरचना में भी जंगली बेलों ने दीवारों की दरारों में अपनी जड़ें जमा ली थीं। 4 मंजिल ऊंची मीनारें 1-2 स्थानों को छोड़कर इतने वर्षों के बाद भी वैसे ही थीं। हालांकि महल का रंग उड़ चुका था।
उसकी भव्य संरचना उसकी पूर्व सुंदरता का संकेत दे रही थी। निचली जगह की चौड़ाई भी कुछ ज्यादा थी। बाहर से यह अनुमान लगाना संभव नहीं था, लेकिन खिड़कियों को देखकर यह निश्चित था कि अंदर कई कमरे होंगे। कुछ खिड़कियां बंद थीं, कुछ काई और धूल से ढकी थी, जबकि कुछ अंदर से टूटकर खुली थी। वहां की शांति भंग करते हुए कुणाल जंग लगे द्वार में घुस गया और क्रर आवाज हुई, याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ रहना है। तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अभय इस विचार से परेशान था कि जिससे वह इतने लंबे समय तक डरता था, अब वे उसे चुनौती दे रहे हैं और वह इसी महल में कहीं अंधेरे में छिपी हुई है। जैसे ही वह जलाशय के पास पहुंचे तो सड़े हुए पानी की दुर्गंध नाक में घुस गई। जलाशय के मध्य में टूटी हुई गर्दन वाली एक युवती की मूर्ति वैसी ही थी। बरसात के गंदे पानी के किनारे से होकर वे महल के द्वार तक आए। याद रखना, एक साथ। अभय ने फिर से चेतावनी देते हुए दरवाजा को धक्का दिया। कर्र आवाज करते दरवाजा धड़ाम से अंदर चला गया। बीच में लटका हुआ झूमर धीमी गति से हिल रहा था। हवा के कारण हो रहा होगा, स्वराली ने बच्चों को आश्वस्त किया। वहां की प्रत्येक वस्तु अतीत की घटनाओं की साक्षी थी। दीवार पर टंगी तस्वीरें और वहां मौजूद वस्तु भी धूल से सनी थी। बाईं और दाईं ओर दो संकीर्ण रास्ते नीचे बाजू के कमरों की ओर जा रहे थे। सामने का रास्ता महल के मुख्य दरबार की ओर जाता था। यह रास्ता थोड़ा चौड़ा था, जिसके दोनों तरफ 7 से 8 फीट की दूरी पर खंभे थे। अभय के हाथ में भाले की पकड़ अनायास ही मजबूत हो गई और वह आगे चलने लगा। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सांसें थामे उनकी नजरें चलते चलते इधर उधर घूम रही थीं। वे ऊंची छत तक जाने वाली दीवारें, उन पर टंगी खराब हुई तस्वीरें, निचले कोने में बड़े खाली तांबे के फूलदान खड़े थे। वे महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे। नजर सामने कुछ ऊंचाई पर सोने के सिंहासन पर पड़ी। वह एक बड़ा सिंहासन था। सिंहासन की चमक ऊपर जमी धूल की परत से धुंधली हो गई थी, फिर भी वो सुशोभित लग रहा था। सिंहासन के दोनों ओर 2 गोलाकार सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक जा रही थीं, लेकिन दोनों के बीच में सिंहासन के पीछे की तरफ जाने के लिए जगह थी। जहां वे खड़े थे वहां बाईं और दाईं ओर लकड़ियों का ढेर था, जो सफेद जालों से घिरा हुआ था। इसमें कई कुर्सियां और टेबल थे। वह दरबारियों के बैठने का स्थान रहा होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। यही वह जगह है। इशारों से बातें हुई और वे बढ़ने ही वाले थे। धाड़, दिल दहला देने वाली आवाज ऊपर किसी कमरे से आया था, जैसे कोई बड़ी चीज तेजी से कहीं टकरा गई हो। ऊपर क्या है? तन्मय ने घबराते हुए पूछा। उस पर ध्यान मत दो, वह सच नहीं है, चलो जल्दी करो। अभय कोई भी विचलित न हो, इसकी पूरी कोशिश कर रहा था। धाड़ धाड़, कोई दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मुझे लगता है कि कोई है, स्वराली ने कहा। नहीं, वह हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बाहर कोई है, दरवाजा खोलो। धड़ धड़। मदद के लिए एक बहुत ही नाजुक बच्चे की चीख सुनाई दी और नलिनी का मन विचलित हो गया। और अगर सचमुच कोई हुआ तो? नहीं नलिनी, कोई नहीं। ऊपर यह एक भ्रम है, लेकिन एक बार देखना चाहिए। अभय, उसे लग रहा था कि किसी को उसकी जरूरत है। अभय सिंहासन के पीछे की तरफ पर आ गया। उसके पीछे दिलीप और कुणाल थे। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सामने की दीवार में एक दरवाजा था, बिल्कुल जैसा किताब में बताया गया था। लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर पकड़ने के लिए 2 गज की दूरी लागू की गई। ऊपर का दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती जा रही थी। यहां दरवाजा खुला था। अभय ने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोलने ही वाला था। अब जाने दो, बचाओ। उसने असहाय चीख की आवाज सुनी और उसके हाथ ठंडे हो गए। क्या सचमुच ऊपर कोई था? नहीं, ऐसा कैसे संभव है? फिर वो आवाज, अगर किसी को सच में मदद की जरूरत हो तो? मन में विचार दौड़ने लगे। मैं जा रही हूं। नलिनी ने अपना धैर्य खो दिया और पीछे सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। नलिनी रुको, अकेले मत जाओ। तन्मय और स्वराली दौड़ पड़े। कुणाल ने अभय की ओर देखा। उन्हें अकेले जाने देना गलत था। फिर वह उनके पीछे भागा। रुको! अंत में अनिच्छा से वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। नलिनी ऊपर थी। बाईं ओर से एक कमरे में कुछ बजने की आवाज आ रही थी और दोनों तरफ के कमरों को छोड़कर वह आवाज की ओर तेजी से बढ़ी।
हर दो कमरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने थे। अचानक हर तरफ सन्नाटा छा गया। आवाज आनी बंद हो गई। अब कोई आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, दरवाजा खोलने की कोई जद्दोजहद नहीं थी। नलिनी स्थिर खड़ी रही और उसने अपने कान भींचे। नलिनी! कुणाल दौड़ता हुआ वहां आया। उसके हाथ में वह भाला था। उसने उसे शांत किया, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं हुई। सामने दूर के कमरे धुंधले दिख रहे थे। महल ने अंधकार की चादर ओढ़ रखी थी। अभय नलिनी के पास पहुंचा। उसकी आंखें दरवाजे को देख रही थीं। जब दिलीप दौड़कर आया तो वह सबके पीछे था। कुणाल और स्वराली आगे खड़े थे। हल्की सी कर आवाज के साथ उसके सामने का दरवाजा धड़ाम से खुला, लेकिन किसी का पीछे ध्यान नहीं था। दिलीप उत्सुकता से धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और अचानक एक विद्रूप हाथ ने एक क्षण में उसे अंदर खींच लिया। आ! दिलीप की चीख से सभी चौंक गए। तब उनकी नजर खुले दरवाजे पर गई। दिलीप! स्वराली तेजी से दरवाजे से अंदर गई और कमरे में दाखिल हो गई। तुरंत ही शुभम भी अंदर आ गया। दिलीप! कुणाल के अंदर जाते ही अचानक घड़ से दरवाजा बंद हो गया। कुणाल, दरवाजा खोलो स्वराली दीदी। दिलीप! तन्मय ने दरवाजे को धक्का देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। कुणाल! तभी अभय वहां आ गया। वे बाहर से पुकार रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं सुन रहा था। उन तीनों ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन नहीं। पीछे रहो। सबके वापस चले जाने के बाद अभय ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तब धाड़ धाड़ तीसरे कमरे से आवाज आई, किसी का दरवाजा खोलने के लिए झूठना। वे शांत हो गए। अभय ने भाले को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से कमरे की ओर चल दिया। कमरे के सामने पहुंचते ही आवाज फिर बंद हो गई। वे सभी उस बुढ़िया के बनाए जाल में फंस गए थे। उसने दोनों हाथों से भाला पकड़कर अपने पैर से दरवाजा अंदर ढकेल दिया। कुणाल ने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, लेकिन उसके पास वहां रुकने का समय नहीं था। स्वराली और शुभम सामने वाले दरवाजे से बगल वाले कमरे में जा चुके थे। वह दरवाजे की ओर भागा। सामने का दृश्य डरावना था। वह सड़े शरीर वाला एक भयानक दिखने वाला आदमी था। सामने जमीन पर दिलीप लेटा हुआ था, जो अपने पैरों के सहारे खुद को पीछे की ओर ढकेलकर उस आदमी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। पास एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का फूलदान पड़ा हुआ था। स्वराली दिलीप के पीछे पीछे दौड़ती हुई कमरे तक पहुंची। जब सामने वाला आदमी दिलीप पर हमला करने ही वाला था, उससे पहले उसने पड़ोस की मेज पर रखा फूलदान उसकी ओर फेंक दिया, जो उसकी पीठ पर जा लगा और वे सफेद आंखें स्वराली की तरफ मुड़ गई। स्वराली और शुभम पीछे सरकने लगे। स्वराली! जैसे ही कुणाल चिल्लाया, उसने गर्दन कुणाल की ओर की, जो हाथ में हथियार लेकर खड़ा था। वह उसकी ओर मुड़ा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। शरीर में पुराने जमाने की पोशाक जो गंदी और खून से सनी थी। उसने कुणाल पर झपट्टा मारा। कुणाल ने उसके वार से बचते हुए भाला आगे बढ़ा दिया। उस आदमी के चेहरे के भाव नहीं बदले। ऐसा लगा मानो किसी ने बेजान शरीर को गहरी नींद से जगाया हो। कुणाल ने जोर से भाला उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन अचानक उस आदमी ने बिना खुद को चोट पहुंचाए भाला पकड़ लिया। फिर अपने हाथों से भाले को पकड़कर कुणाल की छाती पर दबाकर दीवार की ओर जाने लगा। कुणाल भी पूरी ताकत से विरोध कर रहा था, लेकिन उस प्रेत के आगे उसकी ताकत कम थी। वह दीवार से टकराया। अब पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी। कुणाल ने उसकी सफेद आंखों में देखा। वह कुछ करता, तभी पीछे से तेजी से एक खंजर उसकी छाती चिढ़ते आगे आया और शव रुक गया। स्वराली ने खंजर वापस खींच लिया और वह प्रेत अजीब आवाज में चिल्लाने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर हुए खाली जगह पर रख दिए। वहां से काला धुआं निकलने लगा। छाती से राख धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। जल्द ही लाश राख में विलीन हो गई। कुणाल, क्या तुम ठीक हो? स्वराली कुणाल को हाथ का सहारा देकर उठाया। हां, तुम? दिलीप, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दिलीप! शुभम ने दिलीप को ऊपर उठाया। नहीं, इससे पहले कि वह कुछ करता, दीदी आ गई। अभय और नलिनी कहां हैं? वो कुणाल को याद आया कि दरवाजा अचानक बंद हो गया था। जल्दी करो! वे उस दरवाजे से होते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। भीतरी कुंडी बंद थी। कुणाल ने दरवाजा खोला। अभय कमरे में दाखिल हुआ। ऊपर कांच का एक बड़ा झूमर लटक रहा था। सामने एक आलीशान अलमारी थी।
बगल की दीवार पर कीमती वस्त्र पहने एक आदमी का चित्र टंगा था। हर जगह झाले लगे हुए थे। कोने में एक खुला दरवाजा था जो पीछे की ओर जाता था। अभय ने नलिनी की ओर देखा जो तन्मय के साथ अंदर आई थी। उसने सिर हिलाते हुए यहां कोई नहीं है बताया। तभी नलिनी ने उसे दरवाजे की ओर इशारा किया। धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हुए वे पीछे के कमरे में आ गए। सबसे पहले नजर सामने टूटी खिड़कियों पर पड़ी। बाहर का माहौल उदासमय था। खिड़की से बाहर के विशाल पेड़ याद दिला रहे थे कि वे कहीं जंगल के बीचों बीच है। खिड़की के बगल में एक और बड़ी बंद अलमारी थी, साथ में बड़ा राजसी बेड। बाकी कमरा वैसा ही था। हर तरफ मकड़ियों के जाले, फिका रंग, कायदार दीवारें। यहां भी कोई नहीं था। तभी नलिनी की नजर थोड़ी खुली हुई अलमारी के दरवाजे पर गई। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ी और थोड़ी दूर से हाथ आगे कर अलमारी का दरवाजा पीछे खींच लिया। आखिरी खाने में कोई तो था, लगभग तन्मय जितना उस लड़के का शरीर होगा। उसका पूरा शरीर अलमारी के दरवाजे के परछाई से ढका हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह अंदर और अंधेरे में पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। डरना मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। अभय, तन्मय और शुभम वह दृश्य देख रहे थे। तुम मुझे बचाने आई हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। वह उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? झट से वह भयानक चेहरा नलिनी पर झपट पड़ा। दोस्तों, यह पार्ट यही समाप्त होता है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि वह सातों अब अलग अलग हो चुके हैं। नलिनी, अभय और तन्मय एक साथ, और कुणाल, स्वराली, शुभम और दिलीप एक साथ। ये सब उस डायन के जाल में फंस चुके हैं। क्या वह सब दोबारा मिल पाएंगे? जानने के लिए इंतजार करें हमारी इस कहानी के लास्ट पार्ट का। जी हां दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट में यह कहानी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी इस कहानी के लास्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।